सत्याग्रह। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। स्वागत है आपका सबसे दमदार न्यूज बुलेटिन सत्याग्रह में। खबरें इंतजार नहीं करती, खबरों तक पहुंचना पड़ता है। गांव शहर, गली नुक्कड़, हर मोड़ से गुजरना पड़ता है। बिल्कुल, सच की दावेदारी चाहे कितनी भी मजबूत हो, पर झूठ की पर्देदारी से उलझना ही पड़ता है। जी हाँ, झूठ का चक्रव्यूह भेद कर सच सामने लाने की कोशिश का ही नाम है सत्याग्रह, जिसमें हम हर खबर की सच्ची तस्वीर आपके सामने रखेंगे। पूर्वांचल हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अवध हो या बुंदेलखंड, अगले 1 घंटे में हम यूपी की हर बड़ी हलचल से आपको रूबरू करवाएंगे। गाजियाबाद से गोरखपुर तक और लखीमपुर से ललितपुर तक, गांव हो या शहर, गली मोहल्लों से कस्बों तक, एक भी बड़ी खबर छूटेगी नहीं आपसे और कोई भी अधूरी खबर चलेगी नहीं। ऐसा होगा सत्याग्रह का मिजाज। सुबह से लेकर शाम तक, समाज से लेकर सियासी मैदान तक, आपके सरोकार से जुड़ी खबरों का गुलदस्ता है सत्याग्रह। ब्रेकिंग न्यूज हो या बड़ी खबर, ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग हो या खबर का असर, यूपी के चप्पे चप्पे का चौतरफा हाल बताएगा सत्याग्रह। जहां खबर वहां एबीपी गंगा, जहां सत्य वहां एबीपी गंगा। सच की जमीन से खबरों की सबसे बड़ी पड़ताल का नाम है सत्याग्रह। तो यूपी की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एबीपी गंगा के साथ और देखते रहिए दमदार शो सत्याग्रह। और सत्याग्रह में सबसे पहले आपको दिखाने जा रहे हैं उपचुनाव में जीत के रंग। दरअसल रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में भाजपा ने शानदार जीत हासिल की है। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ता जीत के जश्न में डूब गए। आपके सामने आजमगढ़ की 2 तस्वीरें हैं, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल की थाप पर जमकर झूमते हुए नजर आए और भाजपा कार्यकर्ताओं ने होली मनाई। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आजमगढ़ में किस तरीके से जश्न का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में देखिए होली, दिवाली सभी एक साथ मनाते हुए भाजपा के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, झूम रहे हैं, ढोल नगाड़ों में आतिशबाजी हो रही है। रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव में भाजपा ने जीत का झंडा फहरा दिया है, जो सियासी लिहाज से अहम है। आजम खान के सबसे मजबूत गढ़ रामपुर में भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी ने सपा प्रत्याशी आसिम राजा को पटकनी दे दी है। भाजपा प्रत्याशी ने सपा प्रत्याशी को करीब 42,000 वोटों से मात दी, तो वहीं सपा के अभेद्य दुर्ग कहे जाने वाले आजमगढ़ में सपा को करारा झटका लगा है। जहां सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ से हार का सामना करना पड़ा है। तो रामपुर और आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा दुर्ग माना जाता था, अभेद्य किला कहा जाता था, लेकिन वहां पर सिंधमारी करने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो गई है और ये हार बहुत ज्यादा निराश करने वाली है समाजवादी पार्टी के लिए, खुद अखिलेश यादव के लिए और आजम खान के लिए। रामपुर और आजमगढ़ में उपचुनाव में भगवा लहरने के बाद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का बयान भी सामने आया है, जिसमें सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने यूपी उपचुनाव में डबल जीत हासिल की है। प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के परिश्रम की ही पराकाष्ठा है। और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि 2024 में भी भाजपा प्रचंड जीत हासिल करेगी और उसी क्रम में भाजपा सरकार आगे बढ़ रही है। की सरकार ने डबल जीत उत्तर प्रदेश के अंदर इस उपचुनाव में हासिल की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और प्रदेश नेतृत्व के साथ ही कार्यकर्ताओं का परिश्रम और जनता जनार्दन का आशीर्वाद, ये निरंतर डबल इंजन की सरकार को प्राप्त हुआ है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीटों में से
80 से 80 सीटों की ओर विजयश्री की ओर अग्रसर हो रही है। यह आज की विजय ने यह संदेश बहुत स्पष्ट रूप से सभी के सामने प्रस्तुत किया है। तो आजमगढ़ सदर लोकसभा सीट पर उपचुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत, ये ट्वीट किया है योगी आदित्यनाथ ने। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डबल इंजन की भाजपा सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियां सफल हैं। भाजपा के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं को ये जीत समर्पित है। आभार आजमगढ़ वासियों, ये ट्वीट योगी आदित्यनाथ ने किया है। और उसके बाद देखिए पीएम का आभार व्यक्त किया, केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। उसके बाद पीएम का ट्वीट भी आपके सामने है। आजमगढ़ और रामपुर की जीत ऐतिहासिक है। डबल इंजन की सरकार को जनता का समर्थन मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट है, समर्थन देने के लिए लोगों का धन्यवाद, शुक्रिया। सीएम के बाद ये पीएम मोदी का ट्वीट आपके सामने है। उपचुनाव में मिली जीत पर भाजपा के सभी नेता गदगद हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि जनता ने गुंडाराज, माफिया राज को हराया है। आजमगढ़, रामपुर दोनों लोकसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से जीत हुई है। मैं दोनों लोकसभा सीटों के आम जनता को, मतदाताओं का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी की जो लॉ एंड ऑर्डर है, उत्तर प्रदेश की जनता ने विधानसभा चुनाव से लेकर आज तक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात को माना है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताया है। समाजवादी पार्टी जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं, जो गुंडे बदमाश माफिया हैं, उनको लेकर के जब जब सत्ता में रही है वो उन्होंने काम किया है। थानों पर बदमाश कब्जा करके बैठते हैं। उत्तर प्रदेश आने से लोग कतराने लगे थे। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है। गुड्डे बदमाश उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले गए हैं या जेल में हैं। लोग गले में तख्ती लटका करके घूम रहे हैं कि हमें गिरफ्तार कर लो, वह कोई बदमाशी गुंडाई नहीं करेंगे। तो उत्तर प्रदेश की आम जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है, कमल को खिलाने का काम किया है। और अब आइए आपको बताते हैं कि आजम खान के गढ़ रामपुर में भाजपा के लिए ये जीत कितनी बड़ी है, क्योंकि ये सिर्फ एक चुनाव भर नहीं था, बल्कि आजम खान की अग्नि परीक्षा भी थी, जिसका जिक्र वो जेल से बाहर आने के बाद से लगातार कर रहे थे। लेकिन रामपुर में सपा प्रत्याशी की हार ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। रामपुर की जंग, सपा हुई दंग। आजम के गढ़ में भाजपा की जीत। सत्ताईस महीने जेल में बिताने के बाद आजम खान के सामने सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा रामपुर का उपचुनाव था, जिसे पार करने की पूरी जिम्मेदारी आजम खान के कांधे पर थी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजम खान को फ्री हैंड दिया था, तो आजम खान ने भी अपने मनपसंद प्रत्याशी आसिम राजा को मैदान में उतार दिया था और उसके लिए जमकर कसरत भी की थी। रामपुर में जीत के लिए आजम खान पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रहे थे। 26 जून की सुबह तक सपा और आजम खेमे में जीत का भरोसा तैर रहा था, लेकिन जैसे जैसे सूरज आसमान चढ़ा वैसे वैसे सपा के जीत का भरोसा सीढ़ियों से नीचे उतरता गया। सपा प्रत्याशी आसिम राजा के सामने भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी खड़े थे। शुरुआत में सपा प्रत्याशी आसिम राजा बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन देखते ही देखते पासा पलट गया और भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी लीड करते चले गए। भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी को कुल 3,67,104 वोट मिले हैं, तो वहीं सपा प्रत्याशी आसिम राजा को 3,25,056 वोट मिले हैं। भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी ने सपा प्रत्याशी आसिम राजा को करीब 42,048 वोटों से हरा दिया। आजम के गढ़ में कमल खिलने के साथ ही जहां एक तरफ भाजपा में जश्न का माहौल है, तो वहीं सपा के साथ साथ आजम खान के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं है। वो भी तब जब लगातार आजम खान अपनी जेल यात्रा से लेकर सरकार पर आरोप लगाते हुए वोट मांग रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए अब आपको बताते हैं कि रामपुर में भाजपा की ये जीत कितनी बड़ी है। दरअसल रामपुर को सपा के साथ आजम खान का गढ़ भी माना जाता है।
27 महीने जेल में रहने के बाद रामपुर उपचुनाव आजम खान के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था, जिसमें सियासी तौर पर आजम खान अपनी ताकत का एहसास करा सकते थे। इसलिए अखिलेश यादव ने रामपुर की जंग की पूरी जिम्मेदारी आजम खान के कंधे पर छोड़ दी थी। आजम खान ने अपने मनपसंद प्रत्याशी पर दाव लगाया था और आसिम राजा को सपा का प्रत्याशी घोषित किया था। तो वहीं भाजपा ने आजम खान के ही करीबी रहे घनश्याम लोधी पर दाव चला। शुरुआत में सपा प्रत्याशी आसिम राजा ने बढ़त बना रखी थी, लेकिन देखते ही देखते आंकड़ा पलट गया और फिर भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी ने बढ़त बना ली और करीब 42,000 वोटों से जीत दर्ज की। रामपुर उपचुनाव में भाजपा के घनश्याम लोधी ने समाजवादी पार्टी को मात दी है और सपा के कद्दावर नेता आजम खान के गढ़ में कमल खिला दिया। घनश्याम लोधी ने सपा प्रत्याशी आसिम राजा को 42,048 वोट से हराया है। जीत के बाद लोधी ने कहा कि वो चाहते थे कि सपा प्रत्याशी को 1 लाख से हराएं। और उधर सपा प्रत्याशी के हारने पर आजम खान ने कहा है कि इसे ना तो चुनाव कह सकते हैं और ना ही नतीजे। सुनिए। मेरी उम्मीद से थोड़ा कम रहा जीत का अंतर, जैसे मैं क्योंकि थोड़ा परसेंटेज कम हुई गर्मी की वजह से, या शादी समझ लो या काम की समस्या समझ लो, मैं इससे भी ज़्यादा मेरा जो मन था मैं 1 लाख से ऊपर जीता। चुनावी नतीजे कहाँ है? चुनाव था ही कहाँ? इसे ना आप चुनाव कह सकते हैं ना चुनावी नतीजे कह सकते हैं। 900 वोट का पोलिंग स्टेशन और 6 वोट, 500 का पोलिंग मोहल्ला है मुसलमानों का 1 वोट। हमारी अखलाकी जीत भी है, सियासी जीत भी है। सपा के मजबूत किले आजमगढ़ में भाजपा ने सेंध लगा दी है, जिसके बाद अलग अलग तरह के जश्न देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये वो सीट है जो मोदी और योगी लहर में भी नहीं हिले थे। लेकिन 24 की जंग से पहले हुए उपचुनाव में आजमगढ़ में कमल खिल गया है, जिसने 2024 के सियासी युद्ध से पहले बड़ा संदेश दे दिया है। एक दौर था जब मोदी लहर के बीच चुनाव हुए, एक दौर था जब योगी लहर के दौरान चुनाव हुए। मोदी और योगी की लहर में भी सपा का मजबूत गढ़ रहे आजमगढ़ में सपा के वजूद को कोई हिला नहीं पाया था, और इसी उम्मीद के साथ अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में अपनी जीत को भरोसे में तब्दील कर लिया था। सपा ने धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा, तो वही भाजपा ने दिनेश लाल यादव निरहुआ को प्रत्याशी बनाया। आजमगढ़ के रण में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रचार की कमान संभाली थी, तो वही अखिलेश यादव ने एक भी रैली नहीं की थी कि आजमगढ़ के सियासी इतिहास में सपा को भरोसे के शीर्ष पर खड़ा कर दिया था। आजमगढ़ की सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी, क्योंकि सीट पर सपा और अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा सीधे तौर पर जुड़ी हुई थी। जैसे ही काउंटिंग शुरू हुई, भरोसा चरम पर था, लेकिन इसी बीच धर्मेंद्र यादव की नोकझोंक पुलिस वालों से हो गई। धीरे धीरे धर्मेंद्र यादव और निरहुआ के बीच के आंकड़ा बढ़ता चला गया था, और शाम होते होते आजमगढ़ के आसमान में भगवा रंग छाने लगा। भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव ने जीत का झंडा बुलंद कर दिया। योगी जी के नीतियों की जीत है, उनके कार्यशैली की जीत है, और हमारे संगठन के जितने कार्यकर्ता हैं, जितने यहाँ पे हमारे जनता है, उनकी मेहनत की जीत है, और एक उम्मीद की जीत है कि आजमगढ़ में कमल खिलाएंगे और आजमगढ़ में विकास होगा, इस उम्मीद की जीत है। दिनेश जी, जो गीत आप गा रहे थे, आज जीत के गीत कौन से होंगे? वो भी गा ही दीजिए। बिल्कुल, हम लोग तो बस यही कह रहे हैं कि बीजेपी तो जीत गई है उपचुनाव के रण भैया, बन के निरहुआ लड़त रहे पूरा आजमगढ़ भैया बन के। आजमगढ़ में भाजपा की जीत ने सपा को बैकफुट पर ला दिया, क्योंकि ये सीट सिर्फ एक लोकसभा की सीट पर नहीं है, बल्कि सपा और अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है, जिसमें करारा झटका लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो आजमगढ़ में निरहुआ ने वो करके दिखा दिया है जो कर पाना आसान नहीं था। बिल्कुल, और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ नीतीश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, हमने हर एक तस्वीर वो भी देखी जब भारतीय जनता पार्टी की ओर से जमकर जुटकर चुनाव प्रचार किया गया। आश्वस्त दोनों ही पार्टियां थी, लेकिन शायद समाजवादी पार्टी को इतनी बुरी हार की उम्मीद न थी।
ये किला भेद पाना इतना आसान नहीं था, लेकिन अब आजमगढ़ में भगवा लहरा रहा है। आपको बताऊं कि जिस तरह से जब हम इस चुनाव को कवर करने आए थे, जब इस चुनाव का प्रचार किया जा रहा था, उस वक्त जब हम दिनेश लाल यादव निरहुआ के पास गए, इसके साथ ही धर्मेंद्र यादव के पास गए, लेकिन दोनों के पास जाने पे एक चीज़ हमेशा सामने आई कि अगर मुसलमान किसी एक के साथ जाता है, यानी अगर सपा के साथ रहता है तो उसकी जीत, अगर सपा को छोड़ के बसपा के साथ जाता है तो सपा की हार। यानी अगर सपा और बसपा के बीच कहीं ना कहीं थोड़े से टशन हो जाए तो इन दोनों के बीच बीजेपी की जीत। और यही हुआ आजमगढ़ में, जहां पर गुड्डू जमाली पर मुस्लिम वोट बरसे हैं और उसके साथ ही समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर पहुंच गई और बीजेपी ने जीत हासिल करके पूरे आजमगढ़ में भगवा परचम को लहरा दिया। जिस तरह से आजमगढ़ के अभेद्य किले की मैं बात करना चाहूँगा तो यहाँ से अखिलेश यादव यहाँ पे सांसद थे, इसके पहले उनके पिता मुलायम सिंह यादव जी यहाँ से थे। तो ऐसी स्थिति में आजमगढ़ को समाजवादियों का गढ़ कहा जाता था कि यहाँ पर समाजवादी से जुड़ा हुआ कोई चेहरा मात्र लड़ जाए तो यूं ही चुनाव जीत जाएगा, लेकिन ये मिथक निरहुआ ने तोड़ा है और इस बार आजमगढ़ की जनता ने ये जता दिया है क्योंकि वो विकास से प्रेम करती है और विकास जी बिल्कुल बिल्कुल नितेश, आजमगढ़ की जनता ने ये दिखा दिया है कि विकास अगर होगा तो ही जनता की पसंद बन पाएगी। कोई भी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो। जीत की भी हमने कई तस्वीरें देखी, दिनेश लाल यादव निरहुआ से भी आपकी बातचीत हुई, क्या कहना था उनका 24 से पहले इस जीत को वो कैसे देख रहे हैं? देखिए, 24 से पहले इस जीत को कहीं ना कहीं एक मेहनत के तौर पर देख रहे हैं। जिस तरह से अब समय कम है और जनता ने मौका दे दिया है। निरहुआ के सामने बड़ा चैलेंज है, आपको बता देता हूं कि क्योंकि जिस तरह से कम समय में जनता ने जनमत तो दे दिया, लेकिन अब विकास की ओर जनता देखेगी और निरहुआ के लिए खरा उतरना जरूरी हो जाएगा इस विकास के पैमाने पर। शायद तभी आगे भी जनता मौका देती रहेगी। तो ये छोटी सी उम्र की जो राजनीति निरहुआ के पास आई है और जिस तरह की पहचान आई है, वो निरहुआ कैसे बिल्कुल जितनी बड़ी जीत है उतनी बड़ी अब चुनौती भी आगे के लिए, क्योंकि 24 का रण अभी सामने है और जनता आज के इस एग्जाम से ये तय करेगी कि 24 का रिजल्ट क्या होगा। शुक्रिया नीतीश आपका जानकारी के लिए। सत्याग्रह में अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख करते हैं। एलडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, अब फ्लैट आवंटन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पॉश इलाके के 12 फ्लैट को पहले आओ पहले पाओ योजना में शामिल कर लिया जाता है। बिल्कुल, इसका कोई विज्ञापन जारी नहीं किया जाता, जानकारी चुपचाप वेबसाइट पर डाल दी जाती है। शनिवार को जब एलडीए का ऑफिस खुलता है तो 3 घंटे के अंदर 12 में से 10 फ्लैट बिक जाते हैं। 2 फ्लैट इसलिए नहीं बिकते क्योंकि वो जर्जर होते हैं। 3 घंटे में खरीदार को जानकारी मिल जाती है, डिमांड ड्राफ्ट बन जाता है, आवंटन हो जाता है। अब आप ही बताइए इसे क्या कहें, देखिए रिपोर्ट। साहिब का बंगला और मूंछों की लड़ाई। अधिकारी हटे, खुलासे की बारी आई। खबर का असर, 4 दिन में 3 तबादले। एलडीए में कमिश्नर के बंगले की मरम्मत के एस्टीमेट से शुरू हुई अधिकारियों की मूंछों की लड़ाई से माहौल गर्म हो गया है। हमने खबर दिखाई तो उसका असर भी हुआ और 4 दिन में 3 अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। अब एलडीए में गड़बड़ी के एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। एलडीए में फ्लैट आवंटन में गड़बड़ी सामने आई है। एलडीए ने नेहरू एनक्लेव जैसी प्राइम लोकेशन की खाली फ्लैट को पहले आओ पहले पाओ योजना में जोड़ने का कोई विज्ञापन नहीं दिया। इसकी जानकारी वेबसाइट पर डाल दी गई और शनिवार को महज 3 घंटे में योजना में शामिल 12 में से 10 फ्लैट बिक गए। बचे 2 फ्लैट जर्जन होने के चलते नहीं बिके। एलडीए का तर्क है कि नेहरू एनक्लेव योजना के फ्लैट बिक नहीं रहे थे, इसलिए पहले आओ पहले पाओ योजना में जोड़े गए। योजना को लेकर सवाल उठ रहे हैं, आखिर फ्लैट महज 3 घंटे में योजना में जुड़ते ही कैसे बिक गए। सवाल यह भी है कि इसकी जानकारी गुपचुप तरीके से वेबसाइट पर क्यों डाली गई। सूत्रों के अनुसार पहले ही फ्लैट को लेकर कुछ खास लोगों तक सूचना लीक कर दी गई थी। शनिवार को एलडीए का दफ्तर खुलते ही पहले से डीडी बनवा कर आए लोगों ने फ्लैट बुक करवा ली। अब पहले जानकारी सार्वजनिक न करने से आवंटन के तरीके पर सवाल उठाए जा रहे हैं।
फिलहाल एलडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। भ्रष्टाचार के छोटे छोटे मामले भी सुर्खियां बन रहे हैं। ऐसे में एलडीए के अधिकारी और कर्मचारी चुप्पी साधे हुए हैं। सबको डर है कब क्या हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। पीलीभीत में अवैध खनन माफियाओं का धंधा खूब फल फूल रहा है। खबर है कि देवा नदी के घाट से खनन माफिया राजस्व की चोरी कर रहे हैं और अवैध खनन के काम में लगे हुए हैं। बीती रात शिकायत के बाद मौके पर पहुंचे एसडीएम और खनन अधिकारी ने छापेमारी के दौरान एक जेसीबी समेत 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज कर 3 लोगों पर केस दर्ज कर दिया है। आरोप ये है कि सारा काम जिले के माननीयों के संरक्षण में हो रहा है। विधायक और मंत्री के वर्चस्व की लड़ाई में खुल गया है अवैध खनन के काले कारोबार का खेल। सोशल मीडिया पर इन दिनों बरखेड़ा विधानसभा से बीजेपी विधायक स्वामी प्रवक्तानंद के वायरल वीडियो ने जिले में हो रहे अवैध खनन की पोल खोल दी। थोड़ी गलती हो गई, आपके पास बैठे मैं राजमंत्री यहाँ कुछ नहीं, यहाँ बरखेड़ा का विधायक राजमंत्री है अपने आप में। सुनो तो मैं किसी राजमंत्री या किसी मंत्री से जानता हूँ। ये सर थोड़ी गलती हो गई, आपके पास बैठे उस तरीके नहीं आ पाए, लेकिन मैं तो आया था सर, वहाँ भी आया, आपके आश्रम में और पार्टी कार्यालय भी मिला था। आपको क्या मेडिकल वालों को भी जरूरत नहीं स्वामी प्रवक्तानंद की? अरे नहीं सर, आपकी तो हर किसी की जरूरत है, मेडिकल कॉलेज वालों को क्या? सारा काम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, क्या बरखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के लोग नहीं काम करने वाले? या मेरे पास कार्यकर्ताओं की भीड़ कम है? हमारे कार्यकर्ता मारे मारे घूम रहे हैं, बाहर से लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर। बाहर का नहीं। सूचना मिली थी, हम सूचना पर मैं और एसडीएम सदर और खनन अधिकारी और थाने का फोर्स मिलकर देवा नदी के किनारे पहुंचे थे। वहां एक जेसीबी और 2 ट्रैक्टर से अवैध खनन हो रहा था और हम लोगों को पहुंचते ही वो लोग भाग गए थे मौके से, और मौके से जेसीबी और दोनों ट्रैक्टरों को लाकर थाने में दाखिल किया गया है और मुकदमा लिखा गया है। उनके मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की। औरैया जिले में रुदौली गांव को जाने वाली निर्माणाधीन सड़क की पोल उस वक्त खुल गई जब अधिकारी उसका निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। कानपुर से आए अधीक्षण अभियंता ने मौके पर जाकर सड़क की जांच की तो शिकायत सही मिली, जिसके बाद अधीक्षण अभियंता ने एक्सीएन व जेई की क्लास लगाई, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और साथ ही अब तक बनाई गई सड़क की गुणवत्ता दुरुस्त करने के बाद ही आगे काम कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। निकाल रहे हो बताओ इसमें और खोल लो, ये तो हाथ से खोल रहा है यार। अरे क्या हाथ में निकाल लो। यूपी में विधायक जी ने करप्शन के मसाले से गिरी दीवार पर पैर क्या रखा कि उनकी शामत ही आ गई। प्रतापगढ़ में विधायक जी ने भ्रष्टाचार के मसाले से खड़ी की जा रही बिल्डिंग की नींव रखने की जुर्रत की। अब बेचारे कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। उन पर 1-2 नहीं बल्कि कई धाराओं में केस दर्ज करा दिया गया है। मामला प्रतापगढ़ का है, देखिए रिपोर्ट। करप्शन की दरकती दीवार, मामला उठाने वाले पर ही तलवार। सबसे पहले प्रतापगढ़ में बन रहे राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल और रेजिडेंशियल परिसर की इस दीवार को देखिए। हल्के से धक्के से गिरने वाली इस दीवार की तस्वीरें बीते गुरुवार को सामने आई थी। प्रतापगढ़ के रानीगंज विधानसभा के शिवसत में जंगलों के बीच बन रहे राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के निरीक्षण को पहुंचे सपा विधायक डॉक्टर आर के वर्मा ने नींव पर धक्का दिया था तो ईंटें उखड़ने लगी थी। विधायक नींव पर चलने लगे तो ईंट हिलने लगी, जिसके बाद पैर से धकेलने पर ईंट उखड़ने लगी। आगे बढ़कर विधायक ने ऊंची खड़ी दीवार को एक हाथ से धक्का दिया तो दीवार गिर गई। अब दर्ज मुकदमों की लिस्ट देखिए। सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम का केस दर्ज किया गया है। अधिनियम की धारा 2-3 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। आईपीसी की धाराओं में भी केस दर्ज किया गया। आईपीसी 147, 504, 506, 427, 353 का मुकदमा दर्ज हुआ है। नोएडा की कंपनी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। खुलासा करने वाले विधायक पर ही केस। ये सारे मुकदमे करप्शन का खुलासा करने वाले सपा विधायक डॉक्टर आर के वर्मा के खिलाफ दर्ज किए गए हैं।
माना कि इंजीनियरिंग कॉलेज की दीवार करप्शन से जोड़कर खड़ी की गई थी। माना कि निर्माण के लिए घोटाले का बंदरबाट हुआ हो, लेकिन करप्शन की दीवार को छूने की कीमत गिराने, ढहाने और खुलासा करने की कीमत तो चुकानी होगी। प्रतापगढ़ में विधायक आर.के. वर्मा समेत 6 लोगों के खिलाफ नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने बीते गुरुवार को रानीगंज विधानसभा के शिवसत में बन रहे राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में घटिया निर्माण को मीडिया को दिखाया था। सभी पर सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 2 और 3 के अलावा आईपीसी की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। नोएडा की अमरूट्रांस इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट मैनेजर इरशाद अहमद की तहरीर पर कंधई में थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। बीते 23 जून को विधायक ने निर्माण की हालत देखकर कहा था कि ये इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, प्रतापगढ़ के लिए कब्रगाह बन रहा है। जिले में योजनागत लूट मची हुई है। जिलाधिकारी को जानकारी दी गई तो इंजीनियर आनन फानन में मौके पर पहुंचे और विधायक के सामने सैंपल भरकर जांच के लिए लैब भेज दिया था कि ईंट फिसल करके गिरने लगी, तब मेरी नज़र पड़ी कि इसकी गुणवत्ता इतनी खराब है। फिर मैंने उसको धक्का दे करके देखा तो सारी दीवारें गिर जा रही हैं। तो मैंने डीएम प्रतापगढ़ को मैंने फ़ोन लगाया, मैंने इसकी जानकारी दी कि मैं यहाँ पर हूँ और इतनी खराब गुणवत्ता से कार्य हो रहा है। या इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण नहीं हो रहा, बल्कि मैं ये कहूँगा कि प्रतापगढ़ वासियों के लिए कब्रगाह का निर्माण हो रहा था। और यह आने वाले समय में बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बनता। और मैंने जो है जब अवगत कराया तो आरईएस विभाग के सहायक अभियंता और अवर अभियंता आए, इसकी सैंपलिंग करवाए। यहाँ के मटेरियल की सैंपलिंग करवा करके इंजीनियरिंग कॉलेज के लैब को भेजा जा रहा है, उसकी जांच कराई गई। करप्शन के खुलासे की तस्वीर मीडिया के जरिए दुनिया के सामने लाने वाले अब विधायक जी मुकदमा झेल रहे हैं। माना भ्रष्टाचार के मसाले पर खड़ी दीवार कमजोर थी, गिर सकती थी, लोगों की जान के लिए खतरा बन सकती थी, लेकिन विधायक जी आपको करप्ट दीवार गिराने की इजाजत किसने दी? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। यूपी के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने बरेली में आपातकाल कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में मंच से भाषण के दौरान उन्होंने आपातकाल के बारे में बताया और लोकतंत्र रक्षक सेनानियों को सम्मानित भी किया, जिसके बाद उन्होंने जिला अस्पताल का दौरा किया और अव्यवस्था मिलने पर डॉक्टर समेत 3 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया, जिससे महकमे में हड़कंप मच गया। ये तस्वीरें हैं बरेली के जिला अस्पताल की, जहां एक मरीज पिछले 5 दिनों से अपने इलाज के लिए डॉक्टर से गुहार लगा रहा है, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। जब स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक अस्पताल का दौरा करने पहुंचे तो उनकी नजर बुजुर्ग मरीज पर पड़ी। फौरन ही उन्होंने उस बुजुर्ग का हालचाल पूछा और डॉक्टर्स को फटकार लगाई। भर्ती कब से नहीं हुई? भर्ती टूट गई। भर्ती हो यहाँ? ये भर्ती हो कि नहीं? दवाई नहीं मिली यहाँ? कितने दिन से आओ यहाँ? अकेले हो? कोई इलाज नहीं मिला? कोई इलाज नहीं। अच्छा, कब से बैठे हो यहाँ? 5 दिन से बैठो। किसी डॉक्टर ने पूछा नहीं आपको? यही नहीं, ब्रजेश पाठक ने मरीज को खुद अस्पताल में भर्ती करवाने के साथ ही खाने का इंतजाम भी करवाया। खाना मंगाओ खाली तत्काल। उठाओ बेड पे उठो। मरीज को भर्ती करवाने के बाद अस्पताल की बदहाल व्यवस्था को देखकर ब्रजेश पाठक खुद को रोक नहीं सके। वो एक एक मरीज के पास पहुंचे। इलाज में किसी तरीके की लापरवाही तो नहीं हो रही? उन्होंने मरीजों से इसके बारे में पूछा। दिक्कत तो नहीं? जिला अस्पताल में फैली अव्यवस्था के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने मौके पर ही सीएमओ और सीएमएस की जमकर फटकार लगाई और एक डॉक्टर समेत 3 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। ब्रजेश पाठक के कड़े तेवर के बाद बरेली का स्वास्थ्य महकमा हिल गया है। मशीनों के रखरखाव के बारे में, अन्य जो व्यवहार के बारे में हमने कहा है कि सबके साथ मरीजों को भगवान मान करके सेवा करें। हमारी सरकार का प्रथम दायित्व है कि अस्पताल परिसर में जो मरीज आए उनकी भगवान मान करके सेवा करें। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बरेली में आपातकाल के एक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे।
जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला किया, जिसके बाद ही वो जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब आगे बढ़ते हैं, खबर गाजियाबाद से है, जहां खोड़ा इलाके में बजरंग दल के कार्यकर्ता की पिटाई का मामला सामने आया है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि भीड़ किस तरीके से, किस कदर एक शख्स पर भारी पड़ रही है। ये वीडियो सामने आने के बाद कार्यकर्ता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई। वहीं 5 नामजद समेत अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में किस तरीके से मारपीट हुई है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। गाजियाबाद से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां इस मारपीट के बाद 5 नामजदों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। खबर पीलीभीत से है, जहां जिला अधिकारी के आवास में कोबरा सांप देखने की खबर है। कोबरा को देखते ही पूरे परिसर में हड़कंप मच गया। और खबर पर डिप्टी रेंजर और वन विभाग की टीम ने पहुंच करके उसका रेस्क्यू किया। तस्वीरों में साफ आपको दिखाते हैं, देखिए कि ये कोबरा कितना खतरनाक है जिसका रेस्क्यू किया जा रहा है। वन विभाग के अफसरों समेत रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और जहरीले कोबरे को रेस्क्यू कर छोड़ दिया गया। डीएम आवास में कोबरा मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप। आसपास देखिए, आसपास के लोग भी डर गए। वन विभाग को सूचित किया गया और उसके बाद हुआ रेस्क्यू। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।